हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमी। ये लेक्चर नंबर 13 है। इससे पहले हम लोग 12 लेक्चर्स इकोनॉमी के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लेना, आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। देखो, आज हम लोग ना ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। अब टैक्स के ऊपर हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। टैक्स अपने आप में ना प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्री में तो आता ही आता है, साथ में आपकी मेंस में भी आता है। तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। तो आपसे ना डायरेक्टली नहीं पूछेगा व्हाट इज़ टैक्स अवॉइडेंस या व्हाट इज़ टैक्स इवेजन, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? बल्कि ऐसे कुछ ऐसे करंट अफेयर में कुछ बना होगा टैक्स अवॉइडेंस को लेके, किसी का नाम ऐसे कि इसने टैक्स नहीं दिया, इसने टैक्स नहीं दिया या कुछ भी। तो उस चीज़ से रिलेटेड आपसे आ सकता है कि कैसे लोग टैक्स अवॉइड करते हैं, क्या लूप होल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली आपसे स्टैटिक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? अब आपको पता है मेंस में ना स्टैटिक और करंट, ये 2 ही एस्पेक्ट है जिससे क्वेश्चन आएगा। अगर हम स्टैटिक वाला भी नहीं करके आ रहे हैं तो ये तो हमारी गलती है ना, यानी कि हमारी प्रिपरेशन में कमी है। तो इस वजह से टैक्स जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि 15 नंबर का एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है? तो आज हम लोग ये सारी चीज़ें हैं जो कवर करने वाले हैं, जिसमें टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन है, इन दोनों को समझेंगे। देन ये आपका टैक्स अवॉइडेंस का ही एक मेथड है, इसको समझेंगे, ये भी। फिर इसके बाद इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे एंड लास्टली टैक्स इवेजन कोशिश करेंगे कि ये आज की वीडियो में ही कवर हो जाए। अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में आपका टैक्स इवेजन करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। बट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ सुनो। मैंने जब इकोनॉमी की सीरीज़ स्टार्ट की थी ना, तो मैंने ये सोचा था कि मैं 16 लेक्चर्स में खत्म कर दूँगी इकोनॉमी, ठीक है? लेकिन बात ये है कि जैसे मैं पहले वीडियोज़ डाल रही थी, डेढ़-डेढ़ घंटे की, 2-2 घंटे की वीडियोज़, तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, ठीक है? तो इस वज़ह से मैंने सोचा कि नहीं, वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी कर देते हैं, 30 से 40 मिनट के बीच का कर देते हैं, लेकिन कंटेंट आपका वही रहेगा। तो पहले जो आपका 16 लेक्चर्स में आने वाला था, वो हो सकता है अब 20, 25 या 30 लेक्चर्स तक भी पहुँच जाए, क्योंकि वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो कम हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक है आपका टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। बस आप लोग सुनो ध्यान से, आपको सुन के ही याद हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट को समझो, जिससे आप लोग प्री में उसको टैकल कर पाओ क्वेश्चंस को, ठीक है? तो देखो, ये 2 टर्म्स हैं, इन दोनों ही टर्म्स से ना टैक्स देने से बचा जा सकता है, ठीक है? एक है आपका टैक्स अवॉइडेंस, दूसरा है आपका टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि जो हमारे कंट्री में टैक्स को लेके एक्जिस्टिंग लॉज़ है, कि आपको किस तरीके से टैक्स भरना है, कितने अमाउंट पे कितना टैक्स भरना है, ये सारी चीज़ें। कंपनीज़ क्या करती हैं, कभी-कभी इंसान जो इंडिविजुअल लोग हैं, वो भी और साथ ही कंपनीज़ भी, वो ऐसे तरीके, ऐसे लूप होल्स निकाल लेते हैं उन लॉज़ में से, जिससे उनको कम टैक्स देना पड़ता है, ठीक है? तो उन्होंने टेक्निकली किसी लॉ को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है? बल्कि उस लॉ के बीच का लूप होल है जो निकाला है और टैक्स देने से बच गए हैं। समझ में आ गया? तो ये आपका इल्लीगल नहीं है, लेकिन ये आपका ऐसे अनएथिकल माना जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? दूसरा है आपका टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन इसका जस्ट ऑपोजिट है, ये इल्लीगल है। टैक्स इवेजन में लोग क्या करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। कैसे करते हैं टैक्स की चोरी? तो लोग कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे, गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रेज़ेंट करना, गलत उसपे प्राइस दिखाना, गलत इनकम शो करना, जिससे उन लोगों को टैक्स ना देना पड़े। समझ में आ गया? तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन के बीच का। तो ये आपका क्या है? ये आपका लीगल है, पर अनएथिकल है, और ये तो आपका इल्लीगल है, अनएथिकल तो है ही। समझ में आ गया? तो ये है, ये आपका बेसिकली जो एक्जिस्टिंग लॉज़ हैं, उनमें लूप होल्स निकाल के टैक्स देने से बचा जा सकता है। ये आपका एक्जिस्टिंग लॉज़ को गलत तरीके से मतलब तोड़ के एक तरीके से आप टैक्स देने से बच सकते हो, ठीक है? तो ये है आपका टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। अब इन दोनों को ही करने के ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, उन सारे मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो टैक्स अवॉइडेंस है क्या, मैंने बता दिया आपको, लीगल लूपहोल्स है या वो गैप्स है जिनको देखकर आप टैक्स देने से बच सकते हो, ठीक है? तो ये आपका टैक्स अवॉइडेंस है। नाउ ये टेक्निकली देखा जाए तो लीगल है, लेकिन इसको ना एथिकल कंसीडर नहीं किया जाता, अनएथिकल कंसीडर किया जाता है कि आप ना थोड़े, आपके मॉरल्स भी होते हैं। हाँ, ठीक है, अब कुछ-कुछ चीज़ें लॉज़ में छूट गई हैं, तो आप उनका बेसिक मतलब लूप होल निकाल के आप टैक्स देने से बच रहे हो, तो ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसके बाद इधर आ जाओ, अब टैक्स अवॉइडेंस किया कैसे जाता है, तो ये कुछ मेथड्स हैं, जिनमें से सबसे पहला है आपका शेल कंपनीज़। अब शेल कंपनीज़ होता क्या है, शेल कंपनीज़ ना ऐसे समझो इनको कि मेरी कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है? तो ये कंपनी जो है ना मेरी इंडिया में है, ठीक है?
अब मैंने क्या किया, इसी कंपनी का दूसरा ब्रांच खोल लिया है ऐसी कंट्री में जहाँ पे टैक्स रेट बहुत कम है। जैसे इंडिया में मुझे 30% टैक्स भरना पड़ता है, तो मैंने ऐसी कंपनी में ऐसी कंट्री में इस कंपनी की ब्रांच खोल ली है, जहाँ पे टैक्स रेट 5% है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो अगर मैं ₹100 कमा रही हूँ, तो यहाँ इंडिया में मुझे कितना देना पड़ेगा? ₹30 टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ₹100 कमा रही हूँ, तो इस कंट्री में मुझे सिर्फ़ ₹5 टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से मैंने अपनी कंपनी की ना एक ब्रांच ऐसी कंट्री में खोल ली है जहाँ पे टैक्स रेट बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन ये जो ब्रांच है ना, ये ब्रांच सिर्फ़ आपकी ऑन पेपर है। यानी कि मैंने सिर्फ़ पेपर पे दिखाया है कि एक कंपनी है जिसका नाम है जैसे एबीसी लिमिटेड मान लो। एबीसी लिमिटेड कंपनी मैंने ये इंडिया में है तो ये मैंने मान लिया फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना में है, ठीक है? तो मैंने क्या कर रखा है ये कंपनी जो है ना, ये फिज़िकली कोई कंपनी एक्ज़िस्ट नहीं करती है, सिर्फ़ ऑन पेपर पे मैंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, मैंने पेपर पे बता रखा है कि ये कंपनी है मेरी, ये काम करती है वग़ैरह-वग़ैरह, लेकिन फिज़िकली वो कंपनी प्रेज़ेंट नहीं है, फिज़िकली वो कंपनी एक्ज़िस्ट ही नहीं करती है, ठीक है? बेसिकली कंपनी नहीं एक्ज़िस्ट कर रही है, लेकिन आपने एक रजिस्ट्रेशन करा लिया है कि कंपनी है, ठीक है? ताकि आप गवर्नमेंट को शो कर सको। अब इसमें होता क्या है ना, जो भी मेरा प्रॉफ़िट मैं इंडिया से अर्न कर रही हूँ ना, मैं वो सारा का सारा प्रॉफ़िट जो है यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ इस वाली कंपनी में, ठीक है? तो अब मुझे यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि मैंने इस कंपनी से इतना अमाउंट अर्न किया है। बट एक्चुअली में वो अमाउंट मैंने कहाँ से अर्न किया होता है? यहाँ से अर्न किया होता है। समझ में आ गया? और मुझे फिर टैक्स यहाँ पे देना पड़ता है। समझ में आ गया? तो मैं टैक्स देने से बच गई। तो शेल कंपनीज़ आपकी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑन पेपर एक्ज़िस्ट करती हैं। कोई फिज़िकल ब्रांच नहीं है, कोई कंपनी ये है ही नहीं। समझ में आ गया? बस फिर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ऑन पेपर ये कंपनी प्रेज़ेंट है दैट्स इट। ठीक है? तो ये है, कोई रियल बिज़नेस नहीं है, कोई एम्प्लॉइज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक कंपनी है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पेपर पे एक्ज़िस्ट करती है, समझ में आ गया? तो अब ऐसा होता कैसे है? देखो मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। ऐसे कई सारे मेथड्स हैं जो अभी आप लोग आगे पढ़ने वाले हो, जिन मेथड्स का यूज़ करके ना एक कंपनी अपना प्रॉफ़िट जो है ना दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर देती है, ठीक है? जिससे उन लोगों को ना 2 जगह पे टैक्स ना भरना पड़े, ठीक है? अब जैसे मेरी कंपनी है, मैं यूएसए की हूँ या फिर मैं चाइना की हूँ, ठीक है? अब मेरी एक कंपनी है इंडिया में भी काम कर रही है और मेरी कंपनी चाइना में भी काम कर रही है, तो मुझे दोनों जगह टैक्स ना भरना पड़े ना, इसके भी लॉज़ हैं, ठीक है? तो ये कंपनीज़ ना इन्हीं लॉज़ का इस्तेमाल करती हैं और ऐसी जगह पे कंपनीज़ खोल लेती हैं, ऐसी कंट्री में दिखाती हैं, एक कंपनी है मेरी प्रेज़ेंट है, जहाँ पे टैक्स रेट बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है? यहाँ मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए चाइना का नाम लिया है, बट ऐसे एक्चुअली में चाइना में नहीं, पर कहीं कहीं और जहाँ पे 2% 3% टैक्स आपका लग रहा है, समझ में आ गया? अब होता क्या है, सारा प्रॉफ़िट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लिया, फिर इस गवर्नमेंट को आपने टैक्स भर दिया, तो आपको इंडिया में टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। और एक्चुअल में ये कंपनी तो प्रेज़ेंट भी नहीं है, कोई फ़िज़िकल कंपनी नहीं है, कोई एम्प्लॉइज़ नहीं है, सिर्फ़ आपने पेपर पे दिखाने के लिए, अपना टैक्स बचाने के लिए आपने ये काम किया है, ठीक है? तो ये आपका टैक्स अवॉइडेंस हो गया, यहाँ पे कोई इल्लीगल तरीका आपने नहीं अपनाया है, बल्कि जो लीगल लूप होल्स हैं, उनका आपने इस्तेमाल किया है और अपना प्रॉफ़िट शिफ्ट किया है। समझ में आ गया? तो ये है आपका सबसे पहला एग्ज़ाम्पल शेल कंपनीज़ का। तो देखो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि कोई इंडियन कंपनी है जिसने एक शेल कंपनी एस्टैब्लिश की है केमन आइलैंड में, समझ में आ गया? या फिर पनामा आइलैंड में मान लो, जस्ट टू शो प्रॉफिट देयर जहाँ इसलिए इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया है ताकि प्रॉफिट दिखा सके वहाँ पे और वहाँ पे टैक्स भर सके, समझ में आ गया? तो इस तरीके से कंपनीज़ जो है ना टैक्स देने से बच जाती हैं, ठीक है? तो एक तो था आपका शेल कंपनीज़ का कॉन्सेप्ट, दूसरा है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है देखो, समझो ध्यान से। तो व्हाइट ही कलर ले लेते हैं। ये मेरी अगेन एक कंपनी है, इसका नाम मैं मान लेती हूँ एबीसी लिमिटेड अगेन, ठीक है? एबीसी लिमिटेड। नाउ ये कंपनी जो है ना मेरी कंपनी है, ठीक है? और ये कंपनी दूसरी है जिसका मैं नाम मान लेती हूँ डीईएफ या एक्सवाईजेड मान लेते हैं। एक्सवाईजेड लिमिटेड, ठीक है? आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। या तो हो सकता है ये वाली कंपनी भी मेरी ही हो, ठीक है? या फिर ऐसा हो सकता है ये वाली कंपनी मेरे फादर की हो, मेरी ब्रदर की हो या फिर मेरे किसी बेस्ट फ्रेंड की हो या मेरे किसी ऐसे अलाय की हो यानी कि जिनको मैं जानती नहीं हूँ लेकिन बिज़नेस पार्टनर्स हैं हम लोग। तो ये मेरी मदद करते हैं टैक्स छुपाने में और मैं इनकी मदद करती हूँ टैक्स छुपाने में, समझ में आ गया? तो ऐसे जो अलायंस बन जाते हैं ना उनमें। तो मान लो मेरे किसी जानने वाले की है, मेरे पापा की कंपनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब होता क्या है ना मैं किसी ट्रैक्टर के पार्ट्स बनाती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल या जो आपके बसेज़ होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, इनका कोई पार्ट है जो मैं पार्ट बनाती हूँ अपनी कंपनी में, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल। नाउ अब मैं क्या करती हूँ उन पार्ट्स को बनाने के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होंगी ना, तो वो चीज़ें मैं अपनी इस कंपनी से खरीदती हूँ, एक्सवाईजेड कंपनी से, ठीक है? अब जो चीज़ मैंने खरीदी है, सपोज़ करो मैंने टायर खरीदा है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब टायर का जो मार्केट प्राइस है, वो मार्केट प्राइस है ₹100 का, ठीक है? लेकिन मैंने क्योंकि इस कंपनी से खरीदा है, जिसके पास टायर प्रेज़ेंट है, तो इस कंपनी ने मुझे वो बेचा है ₹500 का।
ठीक है? वही सामान। तो मैंने ऑन पेपर दिखा दिया कि भाई मेरा जो सामान है मुझे ₹500 का पड़ा है, तो मैंने अपना एक्सपेंस दिखा दिया, बल्कि एक्चुअल में उसका मार्केट प्राइस तो ₹100 ही है ना, बट क्योंकि मैंने इसे बोल दिया कि मैं तेरे को ना ₹500 दूँगी, तू मुझे 500 में वो चीज़ बेचना। ये भी एग्री कर गया, हाँ ठीक है 500 में बेचूँगा। अब जो ₹400 हैं वो तो मेरी ही जेब में आए ना, समझ में आ गया? सिमिलरली इस तरीके से अब इसको कल की डेट में कुछ काम होगा, कोई पार्ट खरीदने होंगे तो ये मेरे से खरीदेगा, ठीक है? मैं भी इसको थोड़ा हायर रेट पे बेचूँगी, सिर्फ़ रिसीट पे शो करने के लिए। एक्चुअल प्राइस में मैंने ₹100 में ही खरीदा होगा, बट जस्ट रिसीट पे शो शो करने में वो ₹500 लिखा होगा, जिससे वो ₹400 मेरी ही जेब में बच जाएगा, समझ में आ गया? तो ये मेरा प्रॉफ़िट है। तो अब होगा क्या इससे, मेरी जो नेट प्रॉफ़िट बनेगी मेरी साल के एंड की, जिसमें मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, वो कम बनेगा, राइट? क्योंकि मैंने अपना एक्सपेंस ज़्यादा शो कर दिया ना। देखो इसको और अच्छे से समझो, मैं समझाती हूँ, मान लो मैंने टोटल 10, 15, 20, 25 पार्ट खरीदे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ₹100 के, ठीक है? मार्केट प्राइस कितना है ₹100 का, और मैंने इस ₹100 से ना ₹1000 जो है अर्न कर लिए हैं, ठीक है? जैसे मैंने कोई मशीन का पार्ट बनाया है, वो पार्ट बना के मैंने ₹1000 अर्न कर लिए हैं, और इसमें मेरा टोटल खर्चा कितने का बैठा है? ₹100 का, ठीक है? अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ₹900 मेरा प्रॉफिट हुआ। अब इस ₹900 पे 30% टैक्स लगेगा मुझे, जो मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग, राइट? तो अब अगर ध्यान से देखो 30% अगर मैं निकालूँ तो कितना आ जाएगा? 9 3 जा 27, ₹270, ₹270 मुझे गवर्नमेंट को, आई थिंक 270, हाँ, ठीक है। ₹270 मुझे गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। पर मैंने क्या किया है चालाकी, ₹100 को ना दिखा के ₹500 का सामान मैंने दिखा दिया है। अब इस ₹500 में से मैंने ₹1000 प्रॉफिट ₹1000 का सामान मैंने बेचा है। तो अब मेरा प्रॉफिट कितने का बचा? अब मेरा प्रॉफिट बचा ₹500 का। तो अब जो मैं टैक्स गवर्नमेंट को भरूँगी वो इस ₹500 में भरूँगी, तो कितना आ जाएगा? 3 5 ज़ा 15, ₹150। तो अब मुझे गवर्नमेंट को सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹150 टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से कंपनीज़ जो है काम करती है। मैं एक बार और रिवाइज़ कराती हूँ आपको। मैं ना मशीन के पार्ट्स बना रही हूँ, जो मशीन के पार्ट्स मुझे खरीदने में ₹100 लग रहे हैं मार्केट से, ठीक है? अब इन ₹100 के मैंने पार्ट्स खरीदे, असेंबल किया, सब किया, और मैंने ₹1000 में बेचा है मार्केट में, ठीक है? हो गया क्लियर? अब जो मेरा नेट प्रॉफिट बना है, वो बना है ₹900 का। तो अब इस प्रॉफिट पे मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया में टैक्स रेट सपोज़ करो 30% है। तो 30% टैक्स यानी कि ₹270 मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? इस 900 में से, और इस 900 में से 270 हटाओगे, वो मेरा नेट प्रॉफिट बचेगा, ठीक है? अब मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा अरे यार, ये तो बहुत ज़्यादा टैक्स भर रही हूँ मैं। मैं एक काम करती हूँ, ये जो ₹100 के पार्ट्स है ना, ये मैं अपनी जिस कंपनी से मैं खरीद रही हूँ ना, उसको मैं बोलती हूँ कि मुझे ना पेपर पे सिर्फ़ तुम दिखा दो कि ये पार्ट्स ₹500 के हैं। एक्चुअल में मैंने 100 का ही खरीदा होगा उससे, ठीक है? लेकिन पेपर पे रिसीट पे मैंने ₹500 करवा लिया। अब ये ₹500 के पार्ट्स मैंने शो कर दिया, अब इस ₹500 से मैंने ₹1000 का प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है? अब मेरा नेट प्रॉफिट कितने का बना? 500 का बना। अब इस 500 का 30% मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा ₹150। समझ में आया? तो इस तरीके से ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग है ना, मैंने क्या किया, अपनी पेरेंट कंपनी मान लो, या अपने किसी फ्रेंड की कंपनी या बिज़नेस पार्टनर की कंपनी, ऐसी कंपनी जो मेरे नोन में है, ठीक है? जो मेरी हेल्प कर रही हैं, और आगे जाके मैं उनकी हेल्प करूँगी सिमिलर चीज़ करने में। तो इस तरीके से बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो है ना घोटाला करती हैं, ठीक है? इस तरीके से वो लोग टैक्स अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो लोग कोई इल्लीगल काम नहीं कर रहे हैं, अगर ध्यान से देखो। यहाँ पे वो लोग टैक्स अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो ये है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है, समझ में आ गया? नाउ यहाँ पे एग्जांपल देखो इसका, एक कंपनी है इंडिया में जो कि गुड सेल करती है ₹100 की, अपनी ओन सब्सिडरी को, जो कि आयरलैंड में है। अब यहाँ ना मैंने जो आपको 2 कंपनीज़ का एग्जांपल दिया था ना, यूजुअली होता क्या है ना, ये दोनों कंपनी इंडिया में नहीं होती हैं, ठीक है? ये एक कंपनी इंडिया में होगी, एक कंपनी किसी और कंट्री में होगी, जहाँ पे कम टैक्स रेट होता है, समझ में आया? तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। तो बस वही यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ठीक है? नाउ इधर आ जाओ, डबल टैक्सेशन ट्रीटी अब्यूज़। टैक्सेशन ट्रीटी अब्यूज़ है क्या? बहुत अमेज़िंग कॉन्सेप्ट है, और बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको लेके ना एक पूरा टॉपिक ये जो अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको समझा देती हूँ। तो होता क्या है ना, मैं इंडियन हूँ, ठीक है? मैं लेकिन अपनी कंपनी जो है ना यूएसए में चला रही हूँ, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंडिया की सिटिज़न हूँ, राइट? मैं कुछ सर्टेन अमाउंट है, उस अमाउंट से ज़्यादा पैसे कमा रही हूँ, जिस पे टैक्स लगता है, समझ में आ गया? अब क्योंकि मैं यूएसए से कमा रही हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी यूएसए की है, ठीक है? तो मुझे यूएसए की गवर्नमेंट को भी टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहाँ से कमा रही हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो, इधर ही समझो ध्यान से, मैं ₹100 कमा रही हूँ, समझ में आ गया? अब क्योंकि मैं इंडिया की सिटिज़न हूँ, तो गवर्नमेंट मुझसे टैक्स लेगी, अगेन 30% टैक्स मान लेते हैं, यानी कि ₹30 इंडिया में टैक्स लगेगा, ठीक है?
नाउ अब यूएसए की गवर्नमेंट मेरे को कहती है कि आप ना यूएसए से कमा रहे हो, आपको यूएसए के टैक्स रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको यूएसए में भी 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी इनकम पे मुझे 20% और देना पड़ेगा, तो मैं ₹20 मान लेती हूँ फिलहाल। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक ही इनकम है ₹100, इसी इनकम पे मैंने 2 कंट्रीज़ में टैक्स भरा है, इंडिया में ₹30 और यूएसए में ₹20। समझ में आ गया? तो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट क्या करता है ये कहता है अगर 2 कंट्रीज़ ने ये एग्रीमेंट साइन कर रखा है, जैसे इंडिया एंड यूएसए ने डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट साइन कर रखा है, ठीक है? तो ये इस एग्रीमेंट का मतलब है कि कोई इंसान जो है ना, अगर इन दोनों कंट्रीज़ में कमा रहा है, तो वो एक ही कंट्री को टैक्स भरेगा, जहाँ पे उसकी कंपनी है। समझ में आ गया? तो अगर मेरी कंपनी यूएसए में है, तो मैं यूएसए को टैक्स भरूँगी, अगर मेरी कंपनी इंडिया में है, तो मैं इंडिया को टैक्स भरूँगी। समझ में आ गया? तो ये डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट ट्रीटी जो है, ये कहता है कि जहाँ पे आपकी कंपनी है, आप वहाँ अब जैसे मेरी कंपनी मैं यूएसए से कमा रही हूँ, मैंने ₹20 टैक्स भर दिया, तो मुझे वापस इंडिया में टैक्स ये ₹30 भरने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंडियन गवर्नमेंट को शो कर सकती हूँ कि मैंने ऑलरेडी इस पे टैक्स यूएसए में भर दिया है। ठीक है? तो सेम ही इनकम पे मेरी 2 बार जो है टैक्स नहीं लगेगा। तो इसी को कहते हैं डबल टैक्सेशन ट्रीटी अब्यूज़, यानी कि आपकी एक ही इनकम है, उस इनकम पे आपको 2 बार टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। समझ में आ गया? पहले ऐसा बहुत होता था कि अगर 2 कंट्रीज़ में आप कमा रहे हो, ऐसे एक के सिटिज़न हो, दूसरे से आपकी इनकम है, तो आपको दोनों कंट्रीज़ में टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है? लेकिन ये जो है ना, ये उन्हीं कंट्रीज़ के साथ है, जिन कंट्रीज़ के साथ हमने ये एग्रीमेंट जो है साइन कर रखा है। समझ में आ गया? इसके बारे में बाकी और डिटेल से पढ़ेंगे अभी नीचे। नाउ अब आ जाओ इधर थिन कैपिटलाइजेशन। थिन कैपिटलाइजेशन होता क्या है? थिन कैपिटलाइजेशन ये होता है जैसे कोई कंपनी है, ठीक है? अब उस कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट पे उसको टैक्स लगता है, ठीक है? समझ में आ गया? अब प्रॉफिट तो आपका नेट प्रॉफिट होता है ना, जैसे इधर आ जाओ, प्रॉफिट मतलब क्या हुआ? मैं ₹100 कमा रही हूँ, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इस पे जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस यानी कि जो मैंने लोन ले रखा है, अपनी कंपनी को चलाने के लिए लोन तो ले रखा होगा ना मैंने, वो लोन मैं भरूँगी, वो इंटरेस्ट मैं भरूँगी, वो सब भर के मैं मान लेती हूँ ₹30। तो अब जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो बचा ₹70। समझ में आ गया? अब इस ₹70 पे मैं गवर्नमेंट को टैक्स भरती हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें पता है कंपनी वालों को ऑब्वियसली, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ना अपनी कंपनी पे जानबूझ के हेवी लोन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हेवी लोन। अब कोई कंपनी है, तो वो कंपनी 2 तरीके से पैसे रेज़ कर सकती है, इसको भी ध्यान से यहाँ पे समझो। 1 सेकंड, देखो। ये कंपनी है, अब इस कंपनी के पास ना 2 तरीके हैं जिससे इसके पास पैसे आएँ। अगर इसको पैसे चाहिए, एक तो है लोन कि भई तू जा किसी कंपनी से या किसी बैंक से कहीं से लोन ले ले, लेकिन अगर ये लोन लेती है तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो लोन अमाउंट है वो प्लस उसके साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी रिटर्न करना पड़ेगा, राइट? दूसरा तरीका है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, कोई मेरी कंपनी है, मैं कंपनी 100% ओन करती हूँ, ठीक है? अब मुझे इक्विटी है, इक्विटी का मतलब होता है शेयर, शेयर का मतलब है अपनी कंपनी में पार्टनरशिप, यानी कि अगर मैं आपको 5% पार्टनरशिप दे रही हूँ, तो अब अरे! 1 सेकंड हाँ, तो अब इस कंपनी में ना 95 अरे यार! रुक जाओ इस कंपनी में ना 95% हिस्सा मेरा है और 5% क्योंकि मैंने बेच बेच दिया अपने शेयर्स इक्विटी, तो 5% जिसने खरीदा उसका है। तो इस 5% के बदले वो मुझे पैसे देगा। जैसे मेरी कंपनी की वैल्यूएशन है ₹100, यानी कि मेरी कंपनी जो है पूरे ₹100 की है, ठीक है? तो मैंने अपनी कंपनी का 5% बेच दिया उसको, तो यानी कि मेरे पास उसने ₹5 मुझे दिए हैं। समझ में आ गया? तब जाके उसने 5% लिया है। तो अब ये जो मैंने ₹5 उधार नहीं लिए ये मैंने ₹5 अपनी कंपनी को बेच के लिया है, अपनी कंपनी का 5% बेच के लिया है, तो ये पैसे मेरे हुए। मुझे इसको रिटर्न नहीं करना है, इस पे इंटरेस्ट नहीं देना है। तो ये 2 तरीके हैं जिससे कंपनी जो है ना पैसे ले सकती है, ठीक है? अब ज़्यादातर कंपनीज़ क्या करती हैं क्योंकि उनको पता है अगर वो लोग इक्विटी के बदले पैसे लेंगे, तो उनको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा ना हर साल, ठीक है? तो वो लोग इक्विटी नहीं बेचते हैं अपनी कंपनी की, बल्कि लोन ले लेते हैं हेवी-हेवी। अब लोन अगर उन्होंने 100 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ जितने का भी लिया है, उस पे उनको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। अब मैंने क्या बताया आपको टैक्स कब भरेंगे वो जो उनका नेट प्रॉफिट होगा माइनस जो भी इंटरेस्ट वगैरह जाएगा उनका। तो इस वज़ह से वो लोग लोन ले लेते हैं जिससे उनको कम टैक्स भरना पड़े। पहले ₹100 में टैक्स भरना पड़ता है, अब उनको सिर्फ़ ₹70 में टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से कंपनीज़ ये काम करती हैं ताकि उनके ऊपर ना उतनी टैक्स का बर्डन ना आए और कई बार ये लोन सिर्फ़ ऑन पेपर लोन होता है। जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया है कि मेरे ब्रदर की कंपनी है या मेरे फादर की है, मैंने उनसे लोन ले रखा है, मैं उनको रिटर्न कर रही हूँ। तो कई बार कंपनीज़ ये करती है कि अपनी अलायंस जो भी उनके बिज़नेस पार्टनर्स होते हैं ना, उनसे लोन ले लेती है, लेकिन वो सिर्फ़ ऑन पेपर लोन होता है, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें भी की जाती है। टैक्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है? अब इधर आ जाओ है इधर प्रॉफिट शिफ्टिंग। प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है? प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब होता है आपका जैसे कि मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि एक कोई कंपनी है जो मैंने आपको ऊपर बताया था
वो कंपनी ना उसकी ब्रांच जो है इंडिया में भी है, चाइना में भी है। ये है वो कंपनी, इसकी जो ब्रांच है वो इंडिया में है और ये दूसरी ब्रांच जो है वो चाइना में है। तो अब इसको पता है कि मुझे ना मतलब टैक्स तो भरना ही पड़ेगा मुझे। तो ये अपना प्रॉफ़िट जो है ना चाइना शिफ्ट करा लेते हैं, देन चाइना में ये लोग टैक्स भरते हैं क्योंकि चाइना में टैक्स रेट कम है। समझ में आ गया? दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट शिफ्टिंग कि आपने एक जगह से कमाया और दूसरी जगह उस प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया वहाँ पे टैक्स भरने के लिए। तो इस तरीके से काम किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटी शॉपिंग। अब ट्रीटी शॉपिंग क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझो। तो मैंने मान लिया कि इंडिया और अमेरिका के बीच में आपका डबल टैक्सेशन वाली ट्रीटी साइन है। यानी कि कोई बंदा अगर इंडिया और अमेरिका दोनों जगह से कमा रहा है तो उसको एक ही जगह टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इंडियन सिटीज़न हूँ, मैं अमेरिका से कमा रही हूँ और जो मेरी इनकम है उसमें मुझे अमेरिका और इंडिया दोनों जगह टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, राइट? अब ये जो है डबल टैक्सेशन ट्रीटी, ये तो इंडिया और यूएसए के बीच में साइन है। अब कोई चाइना की कंपनी है, ठीक है? और चाइना और इंडिया के बीच में ऐसा कोई ट्रीटी साइन नहीं किया हुआ है, ठीक है? तो अब जो बंदा इंडिया का है या जो बंदा चाइना का है, इंडिया में कमा रहा है या इंडिया का है, चाइना में कमा रहा है, तो उसको इंडिया और चाइना दोनों जगह टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन उस बंदे को पता है कि इंडिया और यूएसए के बीच में डबल टैक्सेशन ट्रीटीज़ जो है ये साइन हो रखी है। तो अगर या तो मैं ऐसा दिखा दूँ कि मैं यूएसए का सिटीज़न हूँ और इंडिया में बिज़नेस कर रहा हूँ या इंडिया का सिटीज़न हूँ, यूएसए में बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मुझे एक ही जगह टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये कंपनीज़ क्या करती हैं कि जैसे मान लो चाइना की कोई कंपनी है, अब वो क्या करेंगी ना, जो यूएसए में रजिस्टर्ड है कंपनीज़, उनके साथ कुछ ऐसी पार्टनरशिप करके या उनकी हेल्प लेके ऐसा शो करती है कि वो कंपनी यूएसए की है और उनका बिज़नेस द मार्केट जैसे इंडिया है। तो वो ऐसा कुछ करते हैं कि जैसे यूएसए के साथ दिखा दिया उन्होंने कि यूएसए में मेरी कंपनी है, ठीक है? तो अब इंडिया समझ जाएगा ठीक है, तो उसको यूएसए या इंडिया एक ही जगह टैक्स भरना पड़ेगा। वहाँ पे उन्होंने टैक्स भर दिया और उनका काम भी चल गया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से पूरा जो है चलता है। तो बेसिकली कंपनी क्या है? कंपनी एक थर्ड कंट्री है, जैसे कि मैं आपको दोबारा यहाँ पे समझाती हूँ। ये है चाइना की कंपनी, ये है यूएसए की कंपनी और ये है इंडिया की कंपनी, ठीक है? अब इंडिया और यूएसए के बीच में हो रखा है डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट साइन, यानी कि कोई बंदा एक बंदा इंडिया का है, यूएसए में बिज़नेस कर रहा है या यूएसए का है, इंडिया में बिज़नेस कर रहा है, तो उसको दोनों जगह टैक्स नहीं भरना है, किसी एक गवर्नमेंट को टैक्स भरना है। अब इसको पता है कि मुझे तो दोनों जगह टैक्स भरना पड़ेगा, अगर इसको मान लो इंडिया में बिज़नेस करना है। तो इसको तो पता है इसको इंडिया, चाइना दोनों जगह टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये क्या करता है, ये इस केस में इधर जाता है और इनकी इनमें से किसी एक कंपनी की हेल्प लेता है। ठीक है? तो जैसे शेल कंपनीज़ वाला कॉन्सेप्ट था, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था, तो ऐसा कुछ करके ये यहाँ पे ऑन पेपर एक कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करा लेता है। समझ में आ गया? अब ये कंपनी है मेन जो कर रही है इंडिया में पूरा काम, इंडिया से पूरा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ठीक है? अब इंडियन गवर्नमेंट को ये पता लगा, तो पेपर जब चेक किए गए तो पता लगा अच्छा ये तो यूएसए रजिस्टर्ड कंपनी है। तो यानी कि ये टैक्स या तो यूएसए में भरेंगी या तो इंडिया में एक ही जगह टैक्स भरेगी। समझ में आ गया? और एक जगह टैक्स भर दिया, प्रॉफिट इनके पास आ गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है आपका ट्रीटी शॉपिंग का। आई होप आपको ये क्लियर हो। तो पहले जहाँ इसको दोनों जगह टैक्स भरना पड़ रहा था, वहाँ पे सिर्फ अब ये एक ही जगह टैक्स भरेगा या तो यहाँ पे या तो आपका यहाँ पे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ट्रीटी शॉपिंग का कॉन्सेप्ट जो है किया जाता है। नाउ अब यहाँ मैंने आपको जितने भी समझाए ना, ये सारे के सारे टैक्स को अवॉइड करने के तरीके थे। क्या-क्या था? शेल कंपनीज़ यानी कि फ़ॉल्स कंपनी रजिस्टर्ड करा लेंगे जो सिर्फ ऑन पेपर एक्सिस्ट करती है। दूसरा आपका ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है? मैं गुड्स या सर्विसेज़ किसी ऐसे कंपनी से खरीदूँगी जो मेरी अलायंस पार्टनर होगी, जो मार्केट प्राइस से मुझे डबल या ट्रिपल प्राइस पे सामान बेचेगी, तो जिससे मेरा प्रॉफिट जो है बच जाएगा। मैं गवर्नमेंट को दिखा दूँगी मेरा एक्सपेंस बहुत हुआ है, खर्चा बहुत हुआ है मेरा, ठीक है? नेक्स्ट है डबल टैक्सेशन ट्रीटी। तो इसमें क्या होता है, 2 कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ है, जिससे अगर मैं इनकम जनरेट कर रही हूँ, तो मुझे एक ही कंट्री को वो टैक्स भरना पड़ेगा। चौथा है आपका थिन कैपिटलाइज़ेशन। थिन कैपिटलाइज़ेशन क्या होता है? कंपनी क्या करती है, इक्विटी और लोन्स के बदले इक्विटी और लोन्स के बदले पैसे ले सकती हैं, लेकिन कंपनी प्रेफ़र करती है लोन्स के बदले लें। लोन्स के बदले लेंगी तो वो अपनी शीट पे ये दिखा सकते हैं कि मेरा इतना खर्चा हो रहा है, मैं लोन भर रही हूँ, मैं इंटरेस्ट भर रही हूँ, जिससे उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो प्रॉफिट कम हो गया तो यानी कि उनको कम टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट शिफ्टिंग वही है कि कोई कंपनी है जिसके ब्रांचेस एक से ज्यादा कंट्रीज में है, तो वो अपना प्रॉफिट उस कंट्री में शिफ्ट करते हैं जहां पे उनको कम टैक्स जो है भरना पड़ता है, ठीक है? इसके बाद है ट्रीटी शॉपिंग। ट्रीटी शॉपिंग जो ये वाला है अग्रीमेंट,
जो ये वाला है एग्रीमेंट डबल टैक्सेशन ट्रीटी अब्यूज, इसका इस्तेमाल किया जाता है ऐसी कंट्रीज के द्वारा जिन कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन ट्रीटी साइन नहीं हुआ है। जैसे चाइना के साथ नहीं हुआ है और चाइना को अपना बिजनेस करना है इंडिया में, तो चाइना ऐसी कंट्री ढूंढती है जिसका इंडिया के साथ ये ट्रीटी साइन हो रखा है, फिर वहां पे अपनी एक फॉल्स कंपनी रजिस्टर्ड करके या वहां जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनकी हेल्प लेके इंडिया में बिजनेस करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है उसमें उनको या तो इंडिया या तो यूएस एक जगह टैक्स भरना पड़ता है, बाकी उनका प्रॉफिट चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 कुछ तरीके थे जिनसे कंपनीज़ जो है ना, ये टैक्स चोरी का काम करती हैं, ठीक है? इनके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं जिनको और डिटेल में समझेंगे। पर फिलहाल जो मैंने आपको बोला था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझो ध्यान से। तो ये क्या होता है, ये आपके 2 कंट्रीज़ के बीच में साइन होता है। ये किस लिए साइन किया जाता है? टू मेक श्योर कि जो सेम इनकम है ना, उसपे 2 बार टैक्स ना भरना पड़े, यानी कि 2 कंट्रीज़ में किसी इंसान को टैक्स ना भरना पड़े। समझ में आ गया? अब ये जो है, आप अगर ध्यान से देखो टैक्स कौन-कौन भरता है? एक तो कंपनी भर रही है टैक्स, ठीक है? जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट या जो भी बड़ी कंपनी, छोटी कंपनीज़ भर रही हैं। दूसरा, मैं और आप अगर एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो जो इंडिविजुअल्स हैं, वो भी तो कर रहे हैं ना, वो भी तो टैक्स भर रहे हैं ना। तो ये जो एग्रीमेंट है ना, अगर 2 कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ है, तो ये इस एग्रीमेंट के तहत जो इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज़ हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, ये सब जो है सिर्फ़ एक जगह टैक्स भरेंगे। तो इन सभी को इनके अंदर कवर किया गया है। अब यहाँ आपका बनता है प्री का क्वेश्चन, समझ में आ गया? तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एग्रीमेंट है डबल टैक्सेशन ट्रीटी वाला, ये किन-किन लोगों पर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल्स पर है, कंपनीज़ पर है, फॉरेन इन्वेस्टर्स पर है और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस पर है। समझ में आ गया? इसके बाद इसका एग्ज़ाम्पल देखो, अगर कोई इंडियन कंपनी है जो कि इनकम अर्न कर रही है सिंगापुर में, ठीक है? तो डीटीएए जो है इंश्योर करता है कि इनकम जो है ना टैक्स ना लगे उस पे दोनों जगह सिंगापुर और इंडिया में, किसी एक ही जगह पे टैक्स लगे। समझ में आ गया? अब ये ज़रूरी क्यों था? तो ये ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जो सोर्स कंट्री है, जहाँ से इनकम अर्न किया जा रहा है और जो रेज़िडेंस कंट्री है यानी कि जहाँ की मैं रेज़िडेंट हूँ, मैं इंडिया की रेज़िडेंट हूँ और मेरी एक कंपनी सिंगापुर में भी है। तो मुझे दोनों जगह टैक्स ना भरना पड़े बल्कि एक ही जगह मुझे टैक्स भरना पड़े। तो मेरे ऊपर ना डबल बर्डन नहीं आएगा, समझ में आ गया? सिंगल बर्डन आएगा, एक ही जगह मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो, तो ये अगर मेरी कंपनी है सिंगापुर में, ठीक है? तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कंपनी इनकम तो 100 ही रुपए अर्न कर रही है ना। अगर मैं इंडियन रेज़िडेंट हूँ, इंडिया में ही काम कर रही हूँ, इंडिया में ही ये 100 रुपए कमा रही हूँ, तो मुझे सिर्फ़ 30 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा, 30% के हिसाब से। लेकिन क्योंकि अब मैं ये इनकम सिंगापुर से कमा रही हूँ, तो मुझे सिंगापुर की गवर्नमेंट को ही भरना पड़ेगा। मान लो वहाँ पे 10% है, तो वहाँ भी 10 रुपए दे दिए मैंने, फिर इंडिया में भी 30 रुपए दे दिए मैंने, तो 40 रुपए टैक्स भर रही हूँ। तो सेम ही इनकम पे 2 बार टैक्स ना लगे, इस वजह से इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया है। समझ में आ गया? अब ये भी कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है आपका यूनिलैटरल रिलीफ। तो यूनिलैटरल रिलीफ का मतलब ये होता है कि ये एग्रीमेंट जो है ना साइन हो रखा है 2 कंट्रीज़ के बीच में। ध्यान से देखो इस चीज़ को। 1 सेकंड, हाँ। ठीक है, अब इधर देखो, पहला है यूनिलैटरल। यूनिलैटरल में क्या होता है कि ये जो एग्रीमेंट है ना, ये इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में साइन हो रखा है, ठीक है? लेकिन इस एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि अगर कोई इंडियन रेज़िडेंट है, सिंगापुर से इनकम जनरेट कर रहा है, कुछ भी जनरेट कर रहा है और उसमें सिंगापुर में उसको टैक्स भरना पड़ रहा है। अब मैं मान लेती हूँ कि ₹100 मेरी इनकम है, सिंगापुर में मुझे 10% टैक्स भरना पड़ रहा है, यानी कि ₹10। तो यूनिलैटरल ट्रीटी साइन हो रखी है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी गवर्नमेंट है ना, वो मुझे एग्ज़ैक्ट ₹10 का रिलीफ़ नहीं देगी। मतलब मेरे कहने का ये है, देखो, जब हम बोलते हैं ना कि डीटीटीए साइन हो रखा है, तो उसको 2 जगह नहीं टैक्स भरना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे टैक्स तो भरना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट मुझे वो टैक्स सब्सिडी के बाद रिटर्न कर देगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये कहा जाता है या तो गवर्नमेंट मुझे कुछ छूट दे देगी। अब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, क्योंकि इंडिया में 30% टैक्स है, राइट? तो अब अगर यूनिलैटरल रिलीफ़ है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये कर सकती है, क्योंकि मुझे अब ₹30 टैक्स भरना पड़ेगा। अब मैंने ₹10 ऑलरेडी भर रखा है, राइट? तो गवर्नमेंट मुझे ये बोल सकती है कि पूरा 10% तो रिकवर नहीं करेंगे हम आपको 5% रिकवर कर देंगे। तो मुझे अब ₹25 टैक्स ही इंडिया में भरना पड़ेगा, ठीक है? तो ये होता है आपका यूनिलैटरल रिलीफ, मतलब कि गवर्नमेंट की जो इच्छा है, गवर्नमेंट ने उतना अमाउंट माफ़ किया है, ठीक है? नाउ विदाउट अ ट्रीटी, यानी कि कोई ट्रीटी साइन नहीं है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, मतलब देखो, डीटीटीए एक एग्रीमेंट है 2 कंट्रीज़ के बीच में। अगर वो बायलैटरल एग्रीमेंट है, बायलैटरल का मतलब ये होता है कि जो भी टैक्स होगा सारा माफ़ हो जाएगा। तो अगर मैं सिंगापुर में 10% भर दिया है मैंने, तो मुझे इंडिया में वापस वो 30% भरने की ज़रूरत नहीं है, ₹1 मुझे नहीं भरना है, ठीक है? तो वो आपका बायलैटरल है। यूनिलैटरल का मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में आपस में बातचीत हो रखी है, लेकिन फॉर्मली कोई ट्रीटी साइन नहीं हो रखी है, ठीक है? फ्रेंडशिप है, पार्टनरशिप है, तो अब इससे होता क्या है ना, गवर्नमेंट को पता है कि मैंने सिंगापुर में 10% टैक्स भर दिया है, तो इंडियन गवर्नमेंट मुझे
कहती है ठीक है आपने 10% भर दिया है, आप इंडिया में 30% मत भरना, आपको 20% या 15% भरना पड़ेगा क्योंकि आपने एक जगह भर दिया है टैक्स। समझ में आ गया? तो यहाँ मुझे टैक्स तो भरना पड़ रहा है, लेकिन जो एक्चुअल टैक्स रेट है उससे काफ़ी कम भरना पड़ रहा है और वो कितना भरना पड़ रहा है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है बेस्ड ऑन कि हमारे उस कंट्री के साथ कैसे रिलेशन है। समझ में आ गया? तो ये आपका विदाउट ट्रीटी साइन किए होता है, लेकिन ये डीटीटीए के अंदर ही आता है, डबल टैक्सेशन रिलीफ के अंदर ही आता है ये और ये आपका अग्रीमेंट साइन करने के बाद होता है। समझ में आ गया? तो इनकम आपको एक ही जगह पे टैक्स भरना पड़ता है। जो भी हमारे रिलेशंस होते हैं ना दूसरी कंट्री के साथ, ये उस पे डिपेंड करता है। अब ये तो हो गए 2 टाइप का, एक तीसरे टाइप का भी होता है आपका जो होता है मल्टीलेटरल डीटीटीए। मल्टीलेटरल डीटीटीए क्या होता है? जैसे बायलैटरल वाला क्या होता है कि 2 कंट्रीज़ के बीच में है ये, समझ में आ गया? मल्टीलेटरल वाला होता है 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में है। जैसे इंडिया, यूएसए, चाइना इन तीनों ने साइन कर रखा है ये ट्रीटी, डबल टैक्सेशन ट्रीटी रिलीफ। तो अब अगर कोई इंडियन बंदा है वो यूएसए या चाइना से इनकम अर्न करता है तो एक ही जगह उसको टैक्स भरना पड़ेगा। कोई यूएसए का बंदा है वो चाइना या इंडिया में बिज़नेस करता है तो उसको एक ही जगह भरना पड़ेगा। सिमिलरली कोई चाइना का बंदा है तो उसको यूएसए या इंडिया किसी एक जगह ही चाइना या इंडिया किसी एक जगह ही भरना पड़ेगा। समझ गए ना मतलब आप? मल्टीलेटरल का मतलब ये कई कंट्रीज़ के बीच में ट्रीटी साइन होना, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ इंडिया ने ना 90 से ज़्यादा कंट्री के साथ ये डीटीटीए आपका साइन कर रखा है इंक्लूडिंग मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई, यूएसए, यूके, नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, जापान। अब 90 कंट्रीज़ के नाम याद रखना इट्स इम्पॉसिबल बट ये कुछ मेजर कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारा ट्रेड हो गया, टैक्स हो गए, इस डे टू डे लाइफ में चलता ही रहता है। तो इसी वजह से ये कुछ मेजर नेम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आ जाओ बेनिफिट्स क्या-क्या है। एक तो ऑब्वियसली डबल टैक्सेशन नहीं लगता, डबल टैक्स का जो बर्डन है वो कम हो जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। अब होता क्या है ना जैसे इंडिया में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारे बिज़नेस स्टार्टअप्स वगैरह चलते हैं, जिनमें फॉरेन के बंदे, फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी वाले हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन उनको अगर दोनों जगह टैक्स भरना पड़ेगा, जो प्रॉफिट वो लोग अर्न करते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हम क्यों इन्वेस्ट करें? क्योंकि हमें तो टैक्स भी भरना पड़ेगा, तो हमारी जो प्रॉफिट हुआ वो तो कम ही हो गया ना, इतना प्रॉफिट तो हम अपने देश में ही कमा लेंगे। तो इस तरीके से अगर डीटीटीए साइन हो रखा होता है ना, तो वो लोग सोचते हैं अच्छा हमें टैक्स तो भरना नहीं पड़ेगा इंडिया में, तो क्यों ना हम इन्वेस्ट कर दें। तो इस तरीके से वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। नाउ ट्रेड को प्रमोट किया जाता है, कैपिटल फ्लो आता है और टैक्स सर्टेनिटी प्रोवाइड होता है, प्रिवेंट करता है टैक्स इवेजन थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। टैक्स इवेजन का मतलब ये है क्योंकि अब आपको एक ही जगह टैक्स भरना पड़ रहा है, तो कोई ट्राई नहीं करता कि किस तरीके से टैक्स को चोरी किया जाए, समझ में आ रहा है? तो ये कोशिश रहती है। रिड्यूस करता है टैक्स बर्डन एनआरआईज़ पे जो इंडिया में नहीं रहते हैं, नॉन रेज़िडेंट हैं, उनको उनके ऊपर थोड़ा टैक्स बर्डन कम आता है, ठीक है? नाउ कई बार इसका मिसयूज़ भी हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रीटी शॉपिंग के ज़रिए जिस कंट्री के साथ साइन नहीं किया होता है हमने डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, उस कंट्री के लोग या उस कंट्रीज़ की कंपनी ट्राई करती रहती है क्योंकि उनको अगर इंडिया में या कहीं और बिज़नेस करना है, तो वो देखती हैं कि अच्छा इस कंट्री ने किसके साथ ये साइन कर रखा है। उन वहाँ पे रजिस्टर कराएँगे कंपनी एंड देन यहाँ पे काम करेंगे। तो इस तरीके से होता है, ठीक है? तो अर्लियर मेनी फर्म्स रूटेड इन्वेस्टमेंट वाया मॉरिशस टू अवॉइड कैपिटल गेन्स। तो पहला ऐसा हुआ है कई सारी कंपनीज ने क्योंकि हमारा मॉरिशस के साथ ये साइन हो रखा है डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, तो कई सारी कंपनी मॉरिशस के थ्रू इंडिया में आई है कैपिटल गेन करने के लिए, ठीक है? नाउ अब ये जो अग्रीमेंट है आपका, ये अग्रीमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि मॉरिशस के थ्रू आई थी तो बहुत ज्यादा मिस हो रहा था इस ट्रीटी का। तो उसको देख के जो इसमें टर्म्स लिखे हुए थे उसको हम लोगों ने रीनेगोशिएट किए मॉरिशस के साथ, सिंगापुर के साथ, साइप्रस के साथ 2016 में, जिससे जो ये ट्रीटी अब्यूज़ हो रहा है ना, वो ना हो, समझ में आ गया? जिससे इसका मिसयूज़ ना किया जा सके, ठीक है? इसके बाद आ जाओ ये कुछ लॉज़ हैं, अब देखो ऑब्वियसली जब कोई लॉ हम लोग बनाते हैं जैसे डीटीटीए एग्रीमेंट हम लेके आए, अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि एक ही बार में वो एग्रीमेंट सक्सेसफुल रहेगा, बल्कि उसमें भी लोग कुछ ना कुछ लूप होल्स निकाल लेते हैं। तो जैसे-जैसे गवर्नमेंट को ये पता चलता रहता है, गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करती रहती है, राइट? तो ये कुछ टाइम टू टाइम कुछ केसेज़ हैं 2 जो आए हैं, जिनके ऊपर काम किया गया है और इस एग्रीमेंट को मॉडिफाई किया गया है, ठीक है? जैसे कि आपका वोडाफ़ोन और हचिनसन केस 2012, इसमें मॉरिशस का रूट लिया गया था कैपिटल गेन करने के लिए। ये आप एज़ इट इज़ मेंशन करके आ सकते हो अपने मेंस आंसर राइटिंग में, ठीक है? फिर आपका आज़ादी बचाओ आंदोलन केस 2003 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डीटीटीए का जो भी बेनिफिट था, उस चीज़ को थोड़ा वार्न किया था, बताया था कि कैसे इस चीज़ का मिसयूज़ हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें, ये दोनों केस आप बस मेंशन करके आ जाना, इतना डिटेल में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इन केसेज़ को, ठीक है? तो ये दोनों केसेज़ थे जिनके थ्रू डीटीटीए में टाइम टू टाइम आपका मॉडिफ़िकेशन हुआ, ठीक है?
इसके बाद है आपका गार्ड जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। अब अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है ये, यहाँ तक हमने पढ़ा कि टैक्स को अवॉइड कैसे किया जाता है, ठीक है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी थोड़ी बहुत स्मार्ट है, गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें समझ में आने लग गई थी कि लोग जो है ना टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। अब ऑब्वियसली यहाँ तो हमने कुछ गिने चुने मेथड्स डिस्कस किए हैं, बट देर आर मतलब बहुत बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनका कंपनीज यूज़ करती हैं। तो गवर्नमेंट अब सबको तो स्पेसिफिकली नहीं आइडेंटिफाई कर सकती कि ये मेथड ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, फिर कल की डेट में कोई नया मेथड आ जाएगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट ये लेके आई जनरल एंटी अवॉइडेंस टैक्स रूल्स। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान या कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करती है किसी भी तरीके से, ठीक है, तो उस चीज़ को गवर्नमेंट वैलिड नहीं मानेगी और जो उनका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है ना उसी पे गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी। समझ में आ गया। तो इस वजह से इसको लेके आया गया था ताकि टैक्स को अवॉइड जो कर रहे हैं ना लोग, जो भी टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ से लोगों को मतलब उस चीज़ से गवर्नमेंट पता लगा सके और वो टैक्स जो अवॉइड करने से लोग गवर्नमेंट पता लगा ले और टैक्स को अवॉइड ना करने दे लोगों को। समझ में आ गया। ये था। तो इसको 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। अब ये आपको पता होना चाहिए ये किस एक्ट के अंदर आया है, क्योंकि ये प्री का क्वेश्चन है। समझ में आ गया। अब इसका पर्पस क्या था, ऑब्वियसली वही, जो भी आपके इंडिविजुअल्स हैं या कंपनीज हैं लीगल लूपहोल्स का इस्तेमाल करती हैं टैक्स देने से बचने के लिए, स्पेशली आपका शेल कंपनीज के थ्रू, टैक्स हेवेंस के थ्रू, टीटी शॉपिंग के थ्रू, मिस यूज़ इसका करते हैं, फेक ट्रांजेक्शन्स के थ्रू, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके जो भी ये टैक्स अवॉइड करने की कोशिश की जाती है ना, इन सभी को गवर्नमेंट रिजेक्ट कर सकती है। अगर गवर्नमेंट देख लेती है कि शेल कंपनी है, कोई कंपनी नहीं है, तो तुरंत कैंसिल कर देती है, नहीं भाई आपको टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में आ गया। क्योंकि अगर आप देखो तो शेल कंपनी का कॉन्सेप्ट ये इलीगल नहीं है, आपने दूसरी कंपनी खोली है, राइट, लेकिन गवर्नमेंट को अगर पता लगे कि ये शेल कंपनी है, कोई फिजिकल कंपनी नहीं है, कोई एम्प्लॉयज नहीं है, आप बस टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे हो, तो गवर्नमेंट उस चीज़ को वैलिड नहीं मानती है, उस कंपनी को वैलिड नहीं मानती है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये काम किया जाता है। तो बेसिकली भले ही आपका जो अरेंजमेंट है वो लीगली करेक्ट माना जाता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उस चीज़ को रिजेक्ट कर देती है। समझ में आ गया। तो यही था। अब इसका टारगेट क्या है, ये जो है ना आपके जितने भी अरेंजमेंट किए जाते हैं, यहाँ पे भी एक आपका इन्वर्टेड कॉमा आएगा, एक सेकेंड, हाँ, तो जितने भी आपके ये अरेंजमेंट किए जाते हैं ना, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, यानी कि ऐसे अरेंजमेंट जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टैक्स से बचने के लिए किया जाता है ना, उन सभी को गवर्नमेंट इनवैलिड मान सकती है। समझ में आ गया। जिनका कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है, जो सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं, मिस यूज़ करने के लिए बनाए गए हैं, फेक और आर्टिफिशियल स्टेप्स हैं जिनका इस्तेमाल ही आप सिर्फ टैक्स को अवॉइड करने के लिए कर रहे हो। समझ में आ गया। तो उन सारी ट्रांजेक्शन्स को, उन कंपनीज को, वो सारी चीज़ों को गवर्नमेंट इनवैलिड डिक्लेयर कर देती है। समझ में आ गया। अब ये अप्लाइड किस पे होता है, ये कैसे अप्लाइड होता है, मतलब गवर्नमेंट को कैसे समझ में आता है। तो जब भी टैक्स का बेनिफिट जो है 3 करोड़ से ज़्यादा जाता है, तो गवर्नमेंट को लगता है कि भाई अब तो कुछ गड़बड़ है, हमें देखना पड़ेगा। समझ में आ गया। या फिर कोई कमर्शियल सब्सटेंस लैक करता है, यानी कि आप देख रहे हो कि कोई कंपनी है जो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे कम मशीन के पार्ट्स जो है खरीद रही है, तो गवर्नमेंट को शक तो जाएगा ही कि अरे भाई ये तो 10 रुपये का पार्ट मिलता है, ये कहाँ से 30 रुपये का खरीद रहे हैं ये लोग। समझ में आ गया। तो उस चीज़ से गवर्नमेंट सस्पेक्ट कर लेती है। साथ ही आपका जो मतलब इसका जो मेन इंटेंट है ना, वो ये है कि जो टैक्स देने से बच रहे हैं ना किसी भी तरीके से, उनसे सारे पैसे वसूल किए जाए, ये गवर्नमेंट का एम है। समझ में आ गया। अब पावर क्या क्या मिलती है, तो जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती है ना, उनको इस एक्ट के अंदर ये पावर मिलती है कि वो कैंसिल कर सकते हैं या डिसरिगार्ड कर सकते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को, रिकैरेक्टराइज कर सकते हैं इनकम को कि आपकी कितनी इनकम है, हमें वापस से सारी बैलेंस शीट चेक करनी है, सारे आपके एसेट सीज करने हैं, हमें चेक करना है, ठीक है। फिर डिनाई कर सकती है टैक्स ट्रीटी बेनिफिट, यानी कि जो डबल टैक्सेशन ट्रीटी हमने साइन कर रखा है। अब जैसे मैंने आपको ट्रीटी शॉपिंग वाला बताया था कि कैसे कोई तीसरी कंपनी है जो किसी और कंट्री में है और वो यूएसए के थ्रू या किसी ऐसी कंट्री के थ्रू जिसका इंडिया के साथ डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट साइन हो रखा है, इंडिया के अंदर बिजनेस कर लेती है। तो अगर गवर्नमेंट को ये पता लग जाता है तो गवर्नमेंट उस ट्रीटी के बेनिफिट को कैंसिल कर देती है कि नहीं भैया आपके लिए नहीं है, ये इस कंपनी के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि आप एक शेल कंपनी हो, आपका कोई काम नहीं है, आप बस इंडिया से प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो और इंडिया में टैक्स नहीं भरना चाहते हो। समझ में आ गया। इसके बाद रीएलोकेट कर सकती है एक्सपेंस को, इनकम को। टैक्स अवॉइडेंस जो है कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अगर उसको आप किसी भी तरीके से अवॉइड किया, मतलब टैक्स को अवॉइड करने की अगर आप कोशिश कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स भी है जहाँ पे टैक्स को गार को अप्लाई किया गया है, वो है रूटिंग इन्वेस्टमेंट्स थ्रू मॉरिशियस सिंगापुर टू अवॉइड कैपिटल गेंस। अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट को दिखता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है मॉरिशियस से आ रहा है या सिंगापुर से आ रहा है जिनके साथ हमारा ये डबल टैक्सेशन वाला साइन हो रखा है, तो गवर्नमेंट उस
कंपनी को सस्पेक्ट करती है, चेक करती है पूरे तरीके से, ठीक है। फिर है आपका क्रिएटिंग शेल कंपनीज इन टैक्स हेवंस, अगर ये शेल कंपनीज क्रिएट हो रही हैं देन। फिर अगर लोन का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है एक्विटी के बदले, कोई कंपनी है जो एक्विटी नहीं बेच रही है और बहुत हैवी अमाउंट में लोन ले रही है, ठीक है। अब एक चीज़ आप देखो, गवर्नमेंट को सस्पेक्ट कैसे नहीं होगा। देखो, मैं 100 रुपये कमा रही हूँ, ठीक है, मेरा ओवरऑल प्रॉफिट जो है 100 रुपये आ रहा है कंपनी का, और मैं 200 रुपये का लोन ले रही हूँ, या फिर मैं 400 करोड़ का लोन ले रही हूँ, मतलब इतना हैवी अमाउंट लोन ले रही हूँ, तो किसी को भी शक जाएगा कि भाई ये जो लोन है ना, ये सिर्फ नाम के लिए लिया जा रहा है, एक्चुअल में जो एक काम है वो टैक्स से बचने की कोशिश की जा रही है। समझ में आ रहा है? बस यही सारी चीज़ें हैं जो भी फेक शेयर्स होते हैं रिलेटेड पार्टीज़ के, या जो राउंड ट्रिपिंग, जैसे आपको पता है कि ये जो कंपनी है ये इसी का अलाइड पार्टनर है, और यही दोनों कंपनीज है जो आपस में टैक्स को बचाने की कोशिश करती रहती हैं एक दूसरे के लिए, तो गवर्नमेंट का शक जो है जाता ही जाता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ इन दोनों के बीच का मुझे डिफरेंस बताओ, डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट का और गार का, तो कैसे बताओगे? इसका पर्पस क्या है? ये प्रिवेंट करता है डबल टैक्सेशन, यानी कि आपको दो जगह टैक्स ना देना पड़े। ये प्रिवेंट करता है टैक्स अवॉइडेंस, यानी कि कोई बंदा जो है टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश ना करे। नाउ ये एक बायलेटरल ट्रीटी है, दो कंट्रीज के बीच में साइन होता है। ये क्या है? डोमेस्टिक एंटी अवॉइडेंस रूल, यानी कि ये इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है, इंडिया के अंदर इसको लाया गया है, ये किसी कंट्री के साथ कोई अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसका फोकस क्या होता है? रिलीफ एंड कॉपरेशन, कि भाई बंदे पे ज़्यादा बर्डन ना आए, कॉपरेट करे और चिल रहे एकदम, टैक्स उसको एक ही जगह भरना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो अग्रेसिव तरीके से ये लोग करते हैं ना टैक्स को अवॉइड करने के लिए, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग, उस चीज़ को स्टॉप किया जाए, ठीक है ना। ओवरराइड जो गार है ना आपका, वो ओवरराइड कर सकता है डीटीटीए को। इसका कहने का क्या मतलब है कि गार जो है आपका जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, इसके अंदर अगर गवर्नमेंट को शक होता है किसी कंपनी पे कि ये जो कंपनी है ना, ये चाइना की कंपनी है लेकिन मॉरिशस के थ्रू इंडिया में एंटर कर रही है बिजनेस करने के लिए, तो गवर्नमेंट बोल देती है नहीं भाई, भले ही मॉरिशस के साथ हमारा डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट साइन हो रखा है, लेकिन इस कंपनी पे हमें शक है कि ये कंपनी मॉरिशस की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स को अवॉइड करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो फिर वहाँ पे डबल टैक्सेशन ट्रीटी को ओवरराइड कर लिया है इस रूल ने। समझ में आ गया? तो ऐसा होता है। लेकिन ये जो है ना आपका ऐसा ओवरराइड नहीं कर सकती है गार को। गार तभी इस चीज़ को ओवरराइड कर सकता है जब उनको लगता है कि डबल टैक्सेशन ट्रीटी का मिसयूज हो रहा है। समझ में आ गया? आई होप आपको ये पूरा जो है समझ में आया हो। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास सार, स्पेशल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, बट यहाँ से ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम टाइम में समझा पाऊँ, लेकिन आई थिंक ज़्यादा डिटेल में समझाने के चक्कर में ना ऐसा हो जाता है। बट फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज लवली कमेंट्स। कोई डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो या कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं इकोनॉमी के, तो आपको इसको परचेज करने का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप लोग इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटी पढ़ना चाहते हो तो वो भी अपलोडेड है इस चैनल पे। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर कर पाऊँ, ताकि आप लोगों को मैं वो नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। बट देखते हैं कब तक होता है वो प्रिपेयर। बट फिलहाल अगर आपको इकोनॉमी के परचेज करने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।